गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने पहला पार्ट पढ़ा था। पहला पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने पहले पार्ट में 3 चीज़ें पढ़ी मुख्य रूप से। एक तो मौर्य काल पढ़ा, जिसमें अलग अलग राजा हमने पढ़े और फिर उनका प्रशासन पढ़ा, सामाजिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति उनकी पढ़ी। उसके बाद में हमने गुप्त वंश पढ़ा, जिसमें अलग अलग शासक और फिर उनके बाद में उनकी सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थिति पढ़ी। उसके बाद में हमने एक वंश और पढ़ा था, वर्धन वंश। ठीक है, तो कल हमने वो कंप्लीट कर लिया था। अब इसके बाद में हम जो पढ़ेंगे वो है दूसरा लेसन, संघर्षकालीन भारत 1206 से 1757। इसमें हम नए नए जो वंश थे मध्यकाल में उनके बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से हमारे भारत में सल्तनत कालीन जो इस समय था वो रहा। भारत पर लगातार विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किए। भारत ने इन आक्रमणों का वीरतापूर्वक प्रतिरोध किया, संघर्ष किया। भारतीयों ने प्रारंभिक अरबी एवं मुस्लिम आक्रांताओं को पराजित करके खदेड़ दिया। अमर खलीफा के समय 636 में अरबों द्वारा पहला समुद्री आक्रमण ठाणे पर हुआ। यानी कि पहला जो अरब देश से वो पहला आक्रमण हुआ है, वो मुस्लिम आक्रमण हुआ है 636 ईस्वी में, और अमर खलीफा के समय हुआ है। कहाँ पर हुआ है? ठाणे पर। किताब फुतूह अल बुल्दान में उल्लेख है कि अरबों का ये अभियान विफल रहा। इसके बाद बड़वास यानी कि भड़ोच जो गुजरात में पड़ता है, ठीक है, ये एक बंदरगाह भी है, और सिंध के डेबाल बंदरगाह पर अरबों का आक्रमण हुआ। यह आक्रमण भी असफल रहा। चचनामा में उल्लेख मिलता है कि डेबाल के संघर्ष में अरब सेना नायक मुदायरा पराजित हुआ और मारा गया। अर्थात जो मुदायरा था वो पराजित भी हुआ और मारा भी गया, लेकिन इनको कभी सफलता नहीं मिली। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम व सिंध के राजा दाहिर के मध्य भयानक संघर्ष हुआ। एक युद्ध और हुआ 1712 में मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के राजा दाहिर के मध्य। बाबा धुरी ने लिखा है कि महाभयंकर संघर्ष हुआ, ऐसा जैसा कभी नहीं सुना गया। चचनामा में उल्लेख है कि काफिरों अर्थात जो गैर मुसलमान हैं उनको काफिर कहते हैं, तो काफिरों ने अरबों को चारों ओर से जकड़ लिया, और जिस बहादुरी और दृढ़ता से वे लड़े उसके कारण इस्लाम की पूरी फौज घबरा गई और तार तार हो गई। इसी बीच संयोगवश एक तीर हाथी पर सवार राजा दाहिर के सीने पर लगा। इस कारण राजा मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसके बाद भी राजकुमार जयसिंह व साम्राज्ञी रानी बाई किले की रक्षा के लिए डटे रहे। महमूद गजनवी को कश्मीर के शाही शासक जयपाल और आनंदपाल से कड़ा संघर्ष करना पड़ा। मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान के हाथों कई बार पराजित होना पड़ा। हमारे राजस्थान के जो राजपूत चौहान वंश है उनमें पृथ्वीराज और जो मोहम्मद गोरी है उनके बीच भी कई संघर्ष हुए हैं। इसके बाद में कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी कि 1206 तक भारत में मुस्लिम साम्राज्य की शुरुआत हो गई। जो मुस्लिम साम्राज्य की शुरुआत है वो 1206 में हुई है। इसके उपरांत भी भारतीयों द्वारा लगातार विदेशी शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष जारी रहा, और ये संघर्ष भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन तक चलता रहा। भारतीयों ने प्रतिकार और संघर्ष को अनवरत रखा, अर्थात जो संघर्ष है वो लगातार चलता रहा। हमारे देश पर ये जो विदेशी शक्तियाँ थी, इन विदेशी शक्तियों को हटाने के लिए संघर्ष हमने लगातार किया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक। जो दिल्ली सल्तनत है वो 1206 में इसकी स्थापना हुई थी और 1526 तक चली थी। 1526 में हमारे यहाँ पर मुगल आ जाते हैं। बाबर आया था जिसने 1526 में पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत, यामिनी, इलबिरिया, गुलाम वंश। इसमें पहला वंश आता है जिसका नाम है गुलाम वंश। गुलाम वंश के अन्य नाम भी हैं, यामिनी और इलबरी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी स्थापना करी थी।
1206 में और 1210 तक ये रहे थे। इसे लाख बख्श भी कहा जाता है, अर्थात जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उसकी दूसरी उपाधि है लाख बख्श। इसकी राजधानी लाहौर थी। इसके दरबार में हसन निजामी को संरक्षण मिला। एक विद्वान है हसन निजामी, इनको संरक्षण मिला। कुतुब मीनार की पहली मंजिल ऐबक द्वारा बनवाई गई है। दिल्ली में कुतुब मीनार है तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई है, उसकी पहली मंजिल, और उसके बाद में उसको पूरा करवाया इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का शेष भाग इल्तुतमिश ने पूरा करवाया। प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया था। समकालीन इस्लामिक साहित्य में ऐसा उल्लेख है, सन 1210 में चौगान पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर ऐबक की मृत्यु हो गई। यानी कि इनका जो शासन काल है वो मतलब बहुत कम समय का है। 1206 में इन्होंने स्थापना करी थी गुलाम वंश की, और फिर 1210 में ये पोलो खेलते हुए चौगान खेलते हुए घोड़े से गिर गए और इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद में दूसरा शासक आता है इल्तुतमिश, 1210 से 1236 ईस्वी तक। ये ऐबक का दामाद एवं उत्तराधिकारी था। इसे मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संगठनकर्ता माना जा सकता है। अब देखिए, भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कर दी, लेकिन जो वास्तविक संगठन करता है वो है इल्तुतमिश। 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश ने रणथंबोर जीता। 1223 ईस्वी में सुल्तान ने मालवा पर आक्रमण कर भिल्ला के दौर को जीता। ग्वालियर और जालौर पर भी इसका अधिकार हो गया। ख्वारिज्म शाह के पुत्र मंगबरनी को सहायता नहीं देकर इल्तुतमिश ने मंगोल चंगेज खां से दुश्मनी मोल नहीं ली। इसके बाद में आता है दूसरे नंबर पे रजिया सुल्तान, जो इल्तुतमिश है उनकी पुत्री है रजिया सुल्तान, जो 1236 से 40 तक यानी कि 4-5 वर्षों तक इन्होंने शासन किया है। रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या के बाद इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान बनी। इल्तुतमिश ने रजिया को उत्तराधिकारी चुना था। परंपरावादी व कट्टरवादी तुर्की अमेरिकों ने रजिया का विरोध किया, अर्थात वो एक महिला को शासक नहीं बनाना चाहते थे, इसलिए उनका जो विरोध है वो किया गया। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग किया और पुरुषों के समान कुबा अर्थात कोट और कुला यानी कि टोपी पहनने लगी। उसने मलिक जमालुद्दीन याकूत, एक असेबिनियाई निवासी है, को अमीर अखोर यानी कि अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया, जिससे तुर्क अमीर नाराज हो गए। सरहिंद के शासक के विद्रोह को शांत करने के अभियान में याकूत की हत्या कर दी गई। बाद में रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया, परंतु 1240 में उन दोनों को मार डाला गया। 1240 से 42 तक बहराम शाह, 1242 से 46 महमूद शाह एवं 1246 से 1265 तक नासुरुद्दीन महमूद ने सत्ता संभाली। ये सभी अयोग्य शासक थे। नासुरुद्दीन महमूद के पीछे वास्तविक बल गयासुद्दीन बलमल का था। अर्थात क्या हुआ कि ये जो बाद के जो शासक थे वो इतने योग्य नहीं थे कि अपने साम्राज्य का विस्तार कर सके और अपने साम्राज्य को अच्छी तरीके से चला सके। इसलिए क्या है, इनमें कई बार तो आपसी फूट पड़ जाती थी। इसकी वजह से ये जो वंश है ये ज़्यादा नहीं चला। इसके बाद में अगला शासक आता है इसी वंश में बलबन, 1265 से 1296 ईस्वी तक। उलूग खां, इसका जो वास्तविक नाम है वो तो उलूग खां है और ये बलबन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इल्तुतमिश के चहलगानी यानी कि 40 नामक तुर्की दासों के प्रसिद्ध दल से संबंधित था। इल्तुतमिश ने क्या किया, एक दल बनाया था, 40 लोगों का समूह होता था। 40 दास होते थे जो विश्वस्त लोग होते थे। वह 1265 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा, अर्थात जो बलबन था वो उसी जो चहलगानी जो 40 समूह थे उनमें से एक दास था। मंगोलों का सामना करने के लिए एक सैन्य विभाग दीवाने आरिज को पुनर्गठित किया। उसने दीवाने आरिज की स्थापना की। उसने सिजदा और पाबोस यानी कि सम्राट के सम्मुख झुककर उसके पैरों को चूमना की प्रथा को दरबार में शुरू किया। उसने एक प्रथा चलाई सिजदा और पाबोस, अर्थात जो सम्राट होता था उसके सामने झुकते थे और उसके पैरों को चूमते थे।
बलबन दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक ढांचे के निर्माताओं में प्रमुख था। उसने शत्रुओं के प्रति लौ और रक्त की नीति अपनाई, जिसमें पुरुषों को मार दिया जाता था और बच्चों और स्त्रियों को गुलाम बनाया जाता था। उसने क्या किया, एक नीति अपनाई, लौ और रक्त की नीति। ये जो बिस्मार्क है उसने भी अपनाई थी। तो लौ और रक्त की नीति में क्या होता था कि जो पुरुष थे उनको तो मार दिया जाता था और जो स्त्री और बच्चे होते थे उनको दास या गुलाम बना लिया जाता था। 1286 में बलबन की मृत्यु के बाद अमीरों के दलीय संघर्ष ने खूनी रूप ले लिया। क्यूमर्स का वध 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया। क्यूमर्स का वध कर दिया गया 1290 में और नया शासक बन गया जलालुद्दीन खिलजी, जिसने एक नए वंश की स्थापना की थी। बलबन का राजत्व सिद्धांत प्रसिद्ध रहा। बलबन की मान्यता थी कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। राजा साधारण जनता से अलग व्यक्तित्व है। वह ईश्वर द्वारा प्रदत्त गुणों से युक्त है जो उसे शासन करने की शक्ति प्रदान करता है। ये बलबन का मानना था। बलबन तुर्क अमीरों के विद्रोह से परिचित था, इसी कारण उसने दरबार में कठोर अनुशासन बनाए रखा। कानून व्यवस्था की स्थिति को व्यवस्थित करना, चोरों डाकुओं का दमन करना एवं राजपूत जमींदारों के शासन विरोधी विद्रोह को कुचलना उसके प्रमुख कार्य थे। ये सारे कार्य उसने बलबन के द्वारा किए गए थे। अब दूसरा जो वंश है, अर्थात आपको पता है क्यूमर्स की हत्या हो गई 1290 में, किसने की, जलालुद्दीन खिलजी ने। अब एक नया वंश स्थापित हो गया जिसका नाम है खिलजी वंश और ये चला है 1290 से 1320 तक। खिलजी वंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 ईस्वी से 1296 यानी कि 6 वर्ष तक ये रहा, जो 70 वर्ष का था। इसके भतीजे और दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने इलाहाबाद में उसका 1296 में धोखे से हत्या करवा दी और स्वयं सुल्तान बन गया। नया शासक बन गया अलाउद्दीन खिलजी। अपने 20 वर्ष के शासन में कुछ अपने सुधारों को लेकर अलाउद्दीन की चर्चा होती है। उसने सिक्कों पर अपना उल्लेख द्वितीय सिकंदर के रूप में कराया। उसने सिक्के चलवाए और उन पर द्वितीय सिकंदर का जो एक तरीके से संकेत था वो उत्कीर्ण करवाया। उसके शासनकाल में कश्मीर व बंगाल शामिल नहीं थे। गुजरात के बघेला राजपूत राजा राय कर्णदेव के खिलाफ सैन्य अभियान किया। अलाउद्दीन ने 1301 में रणथंभौर और 1303 में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण करके लूटा और दोनों दुर्गों को इसने जीता। गुजरात अभियान के दौरान उसने अपार धन संपदा प्राप्त हुई। साथ ही एक हिंदू से धर्मांतरित मुस्लिम सेना नायक मलिक काफूर का साथ मिला। इस मलिक काफूर की सहायता से ही अलाउद्दीन खिलजी दक्षिण भारत में प्रवेश कर सका। मलिक काफूर ने देवगिरी, होयसल राज्य एवं पांड्य राज्य पर आक्रमण किए। अमीर खुसरो के अनुसार काफूर रामेश्वरम तक पहुंचा, अर्थात इसका जो विस्तार था वो दक्षिण भारत तक पहुंच गया। अलाउद्दीन के समय में राजत्व का ढांचा पुनर्निर्मित किया गया। विद्रोह पर नियंत्रण के लिए उसने 4 आदेश जारी किए। अमीर वर्ग की संपत्ति जब्त करना, खालसा भूमि को कृषि योग्य बनाकर राजस्व में वृद्धि करना, दिल्ली में मद्य निषेध और गुप्तचर प्रणाली का गठन, अमीरों के परस्पर मेल मिलाप पर रोक लगाना। उसने खलीफा की सत्ता को मान्यता देते हुए स्वयं को यासमिन उन खिलाफत नासिरी अमीर उल मुमिनीन की उपाधि उसने धारण की। खजाइनुल फतूह में अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान और जनता का चरवाहा जैसी पदवियों से विभूषित किया। अर्थात जो अलाउद्दीन खिलजी है वो इतना ताकतवर हो गया कि उसे जो अमीर खुसरो है उसने क्या कहा है, विश्व का सुल्तान कहा है और जनता का चरवाहा कहा है। सुल्तान ने पुलिस, गुप्त डाक पद्धतियों, प्रांतीय प्रशासन में कई सुधार किए। सबसे महत्वपूर्ण सुधार बाजार नियंत्रण था, अर्थात जो बाजार में जो वस्तुएं मिलती है उनकी एक फिक्स रेट कर दी गई। काला बाजारी को कम किया गया। दीवाने रियासत व्यापार का नियंत्रक, साहाना या दंडाधिकारी बाजार का दरोगा, मुहतसिब जनसाधारण का रक्षक एवं नाप तोल का निरीक्षण करता,
बरीद ए मुमालिक, गुप्तचर अधिकारी आदि नए पद सृजित करके प्रशासन को ठीक ठीक किया गया। उसने अपनी एक विशाल सेना के रखरखाव हेतु आर्थिक सुधार किए। मोलभाव सुनिश्चित करके सुल्तान ने कालाबाजारी और मुनाफाखोरी पर रोक लगा दी। सराय ए अदल स्थानीय एवं विदेशी वस्तुओं का बाजार था। अलाउद्दीन पहला शासक था जिसने सैनिकों को नगद वेतन देना शुरू किया। अर्थात अलाउद्दीन के शासनकाल में ही सबसे पहले जो सैनिक थे उनको नगद वेतन देना शुरू किया गया। 1303 में अलाउद्दीन ने अलाई किला अथवा कोस ए सीरी जिसे कुस्के सीरी भी कहते हैं वो बनवाया गया, जिसमें 7 द्वार थे। 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी शासक बना। उसने अपने पिता के सभी कठोर आदेशों को रद्द कर दिया और स्वयं को खलीफा घोषित करके उल वासिक बिल्ला की उपाधि धारण की। इसकी हत्या के बाद नासिरुद्दीन खुसरो शाह सुल्तान बना, जो खिलजी वंश का अंतिम शासक था। इसके बाद में नया राजवंश आया है जिसका नाम है तुगलक वंश। नया राजवंश है जिसका नाम क्या है? तुगलक वंश। ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है।